स्टार्ट करते हैं हम लोग इस लेक्चर में। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट से ही स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में ये देखा था हम लोगों ने कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एल्गोरिदम कैसे वर्क करता है ना। बेसिकली फ्रेम सेलेक्ट करने का और विक्टिम पेज सेलेक्ट करने का एल्गोरिदम है कि जैसे ही कोई पेज फॉल्ट अगर होता है और हमारे पास मेन मेमोरी में कोई भी फ्रेम फ्री अवेलेबल नहीं है, तो हम लोग फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के बेसिस पे किसी एक फ्रेम को सिलेक्ट करेंगे, उसको वहां से हटाएंगे और उसकी जगह पे न्यू पेज जिसका रेफरेंस हुआ है उसको लाएंगे। तो इसका वर्किंग देखा था हम लोगों ने कि इनिशियल में 3 के 3 फ्रेम एलोकेटेड है, यहाँ पर तीनों फ्री रहेंगे। फर्स्ट आया फर्स्ट फिल किया, इस तरह सेकंड आया सेकंड फिल किया, थर्ड फिल किया। उसके बाद जो भी आने वाला रेफरेंस रहेगा अगर इस फ्रेम में अवेलेबल है तब तो कोई रिप्लेसमेंट नहीं होगा, यानी कि कोई पेज फॉल्ट नहीं होगा। लेकिन जब यहाँ पर हमारे पास इसमें एंट्री नहीं है, फ्रेम में एंट्री नहीं है उसकी, उस प्रोसेस के करस्पॉन्डिंग, तो उसके लिए हमें विक्टिम को सेलेक्ट करना होगा अवेलेबल में से। तो अवेलेबल में से विक्टिम के रूप में वही सेलेक्ट होगा जो सबसे पहले आया होगा फ्रेम में। इस बेसिस पे एल्गोरिदम वर्क करता है और इसका वर्किंग देखा था। साथ ही हम लोगों ने एक क्वेश्चन रेज किया था मैंने कि जब आपको 3 फ्रेम के साथ है तो पेज फॉल्ट 15 होता है। तो हम लोगों ने बोला था कि इसको ट्राई करेंगे हम लोग 4 फ्रेम के साथ। 4 फ्रेम के साथ ट्राई करने के बाद कितने नंबर ऑफ पेज फॉल्ट इसमें आते हैं उसको ट्राई करना था। तो आई होप आप लोगों ने सब इसको ट्राई किया होगा और आप इस कमेंट सेक्शन में जाकर इसका जवाब देंगे। नंबर ऑफ 4 फ्रेम के साथ कितना पेज फॉल्ट अकर होगा। अब आते हैं इसमें एक न्यू फिनोमेना इसमें एक ऑब्जर्व किया गया कि जनरली हम लोग देखते हैं कि नंबर ऑफ जब फ्रेम इंक्रीज करेंगे तो पेज फॉल्ट डिक्रीज करेगा, है ना। नंबर ऑफ फ्रेम इंक्रीज करने का मतलब है कि हम लोग जिस किसी पर्टिकुलर प्रोसेस को एलोकेटेड फ्रेम की संख्या बढ़ा देते हैं। तो जब एलोकेटेड फ्रेम की संख्या बढ़ा देंगे तो डेफिनेटली हमारे पास ज़्यादा स्पेस हो जाएगा उस प्रोसेस के लिए लॉजिकल पेज को रखने का, यानी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेज को एक बार में स्टोर करके मेन मेमोरी में रख सकते हैं। तो इससे पॉसिबिलिटी हो जाती है कि लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस का साइज भी बड़ा हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, जिसकी वजह से ऐसी पॉसिबिलिटी है कि आने वाला नेक्स्ट फ्रेम रेफरेंस भी बहुत सारे रेफरेंस हमारे उसी सब पेजेस में से आएंगे और पेज फॉल्ट नहीं हो पाएगा। तो इनडायरेक्ट रिलेशन ऐसा बोल सकते हैं हम लोग कि जब नंबर ऑफ फ्रेम हम लोग बढ़ा देंगे तो नंबर ऑफ लॉजिकल पेज की संख्या बढ़ जाएगी प्रोसेस की, और इसके साथ ही साथ ये भी पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी कि लॉजिकल जो लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस के लिए जो साइज है वो हम लोग का बड़ा आ जाएगा। लेकिन इस केस में एक ऑब्जर्व किया गया कि ये सिर्फ उस पर डिपेंड नहीं करेगा कि आप नंबर ऑफ फ्रेम को बढ़ा दें, बल्कि इस बात पर डिपेंड करेगा कि आप रेफरेंस किस तरह से जनरेट करते हो, है ना। मतलब कोई प्रोसेस किस सीक्वेंस में पेज का रेफरेंस जनरेट करता है। तो हो सकता है स्पेसिफिक सीक्वेंस में जो रेफरेंस स्ट्रिंग जनरेट किया गया है उसके लिए अगर आप नंबर ऑफ फ्रेम बढ़ाओ तो भी पेज फॉल्ट बढ़ सकता है। तो इसी केस को फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में चूंकि ये एराइज होता है, इसलिए इसको हम लोग देखते हैं इसको फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में, और इसका स्पेसिफिक नेम है बिलेडी एनोमली इसको बोलते हैं। इसमें ये होता है कि हम नंबर ऑफ फ्रेम को जब बढ़ा देते हैं तो पेज फॉल्ट मेरा बढ़ जाता है ना। तो ये रेफरेंस स्ट्रिंग के लिए जब हम नंबर ऑफ फ्रेम एक बार में 3 रख के देखते हैं तो कितना पेज फॉल्ट अगर होता है, फिर नंबर ऑफ फ्रेम जब 4 कर देते हैं तब देखते हैं कि पेज फॉल्ट 3 के कंपेरिजन में और ज्यादा बढ़ गया है। जबकि इन जनरल ऐसा बोल सकते थे कि जब हम लोग नंबर ऑफ फ्रेम बढ़ा देते हैं तो हमारा पेज फॉल्ट भी कम हो जाना चाहिए था, है ना। तो देखते हैं इस रेफरेंस स्ट्रिंग को लेकर के हम लोग कैलकुलेशन देखते हैं किस तरह से बढ़ता है इसमें। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग उसको देखेंगे। है ना। तो यहाँ पे लिया हम लोगों ने सेम एग्जांपल को जो वहाँ पर डिस्कशन कर रहे थे। बिलेडी एनोमली में सेम स्ट्रिंग है 1 2 3। ये सबको आप लोग सबसे पहले कॉपी पे नोट कर लोगे इस क्वेश्चन को, और साथ ही साथ उसको सोल्व करने की कोशिश करो, है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या नोट करते हैं कि नंबर ऑफ फ्रेम पर प्रोसेस जो है यहाँ पर 3 एलोकेशन किया हुआ है ना। और ये हो गई अपनी रेफरेंस स्ट्रिंग, मतलब पहले फर्स्ट पेज की रिक्वायरमेंट है, फिर सेकंड की, फिर थर्ड की, फिर 4 1 2 5 1 2 3 4 5 इस तरह से सीक्वेंस जनरेट है। हमने 3 फ्रेम एलोकेट किया है तो ये जो लाइन है
पेज की जो लाइन ऑटोमेटिक वही लाइन को मैंने जूम कर लिया है ना। तो इसमें पहला पेज का रेफरेंस आता है तो 1 इसमें आ जाता है, फिर 2 आता है, 2 3 आया 3, इस तरह से। जब 4 आया तो फिर कौन रिप्लेस करेगा, जब 4 आया तो यहाँ पर पूरा का पूरा फील्ड है ना, मतलब किसी एक न एक को इसी में से विक्टिम सेलेक्ट करना होगा और वो विक्टिम पेज रिप्लेस होगा और उसकी जगह पे 4 आएगा। तो विक्टिम पेज के रूप में चूंकि हम लोग FCFS देख रहे हैं, तो FCFS के केस में सबसे पहला हमारा आया है यहाँ पे पेज नंबर 1। तो पेज नंबर 1 यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा, ये वाला पेज रिप्लेस हो जाएगा और इसकी जगह पे 4 आ गया है ना। तो नेक्स्ट फ्रेम में अब क्या हो गया, फ्रेम का स्टेटस हमारा 4 हो गया, 2 हो गया और 3 हो गया। इस तरह से जब फिर वहां पर फिर जब 1 की रेफरेंस आए तो फिर हम इसमें जाकर देखते हैं कि क्या इसमें है हमारा 1 नंबर का पेज, नहीं है। तो कौन सा हटेगा, 4 तो अभी आया है। तो उसके बाद कौन आया था, 1 के बाद 2 आया था, है ना। 1 के बाद 2 आया था तो इस 2 हटेगा और इसके बाद 2 रिप्लेस हो जाएगा किससे, 2 रिप्लेस हो जाएगा 1 से। अब इसकी जगह पे 1 आ गया है ना। अब स्टेटस हो गया अपना 413। इसी तरह से जब फिर 2 का रेफरेंस जनरेट हुआ तो फिर हम इसमें जाएंगे, सर्च करेंगे, देखेंगे कि क्या 2 है इसमें, 2 नहीं है ना। इसमें 4 1 और 3 है, तो किसी को रिप्लेस करना होगा 4 1 3, 4 1 एंड 3 में से। तो इसको इस बार रिप्लेस करने के लिए हम लोग किसका देखेंगे, 2 के बाद कौन आया था, 2 के बाद 3 आया था, तो 3 इस बार रिप्लेस हो जाएगा, 3 को रिप्लेस करके 2 आ गया यहाँ पर। तो इस तरह से प्रोसीड करते करते जा रहे हैं। यहाँ पर देखते हैं अगर स्टेटस है अपना 5 1 और 2 का, है ना। फ्रेम में अभी इतना एंट्री है 5 1 और 2, 3 पेजेस अभी इसके लॉजिकल मेमोरी में अवेलेबल है। 3 पेजेस इसके फिजिकल मेमोरी में अवेलेबल है, यानी कि मेन मेमोरी में अवेलेबल है 5 1 और 2। अब ये डिमांड कर रहा है 1 की, 1 की डिमांड कर रहा है, जाकर देखेंगे क्या है, क्या इसमें, हाँ 1 है, ठीक है, कोई रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं है, कोई पेज फॉल्ट नहीं है, इसके लिए अलग से नहीं बनेगा। फिर रेफरेंस 2 का आया है, 2 के लिए देखा, हाँ ठीक है 2 है, अवेलेबल है, इसके लिए भी कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही 3 रेफरेंस आया तो फिर जाकर देखेंगे यहाँ पर 3 है क्या, नहीं 5 1 एंड 2 है, ठीक है। तो अब यहाँ पर फिर सर्च करेंगे कि कौन सा सबसे पहले आया था, इन लोगों में सबसे पहले से कौन आया हुआ है। सबसे पहले यहाँ पर 3 गया था, 3 के बाद फिर कौन आया था, 4 आया, 3 के बाद फिर अब यहाँ पर स्टेटस है किसका, 4 1 एंड 2 का, उसके बाद फिर 5 1 एंड 2 का। तो इसके बाद जो 1 आया था इसमें सेकेंड वाले टाइम में 1 इस बार रिप्लेस होकर आ जाएगा, उसकी जगह पे 3 आ जाएगा, है ना। तो इस तरह से अपना स्टेटस बन गया। तो सिंपल सी बात यहाँ पे ध्यान रखनी है कि जो फर्स्ट इन जो इसमें सबसे पहले आया था, जब रिप्लेस होने की बारी आएगी तब हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ फॉल्ट जो आते हैं 9 आते हैं। और जब हम उसका फ्रेम की संख्या 4 कर देते हैं, है ना, फ्रेम की संख्या 4 कर देते हैं और उसी तरह से एल्गोरिदम को रन कराते हैं तो देखते हैं कि पेज फॉल्ट बढ़ के 10 आ गया है ना। तो इस केस में इसी फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं बिलेडी एनोमली। इसमें क्या होता है कि जब किसी भी प्रोसेस में FCFS के केस में किसी प्रोसेस के लिए जब हम नंबर ऑफ फ्रेम की संख्या बढ़ा देते हैं तो इस पर्टिकुलर रेफरेंस स्ट्रिंग के लिए क्या होता है, पेज फॉल्ट इंक्रीज कर जाता है। तो बस इसको ध्यान रखना है। बिलेडी एनोमली अक्सर पूछा जाता है कि क्या है बिलेडी एनोमली, तो हम लोग इसको बता सकते हैं कि नंबर ऑफ फ्रेम के इंक्रीज करने के बाद भी पेज फॉल्ट बढ़ जाता है इस केस में, ये पर्टिकुलर स्ट्रिंग के साथ। इसी का रिलेशन देखते हैं नेक्स्ट वाले में, नेक्स्ट डायग्राम में हम लोग को क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से रिलेटेड है ना। इस डायग्राम में कौन कौन सा, इधर नंबर ऑफ पेज फॉल्ट्स की इधर एंट्री है वाई एक्सिस पे, इधर नंबर ऑफ फ्रेम्स की एंट्री है। तो यहाँ पर देखते हैं जब फ्रेम की संख्या जब 1 रखे हैं तो काफ़ी आई है, 12 है। फिर उसके बाद 2 रखा है तो कभी कांस्टेंट रह गया, उसके बाद 3 रखा है तो कम है। जब फ्रेम की संख्या 4 कर देते तो थोड़ा सा बढ़ जाता है, लेकिन जब फ्रेम की संख्या 5 करते हैं तो काफ़ी ड्रास्टिक चेंज होता है। उसके बाद 6 और 7 के लिए कांस्टेंट है ना। तो ये फीफो का एक डिफरेंट फ्रेम एलोकेशन के साथ लेकर स्टडी किया है कि किस तरह से नंबर ऑफ पेज फॉल्ट वेरी करता है जब हम फ्रेम की साइज को वेरी करते हैं। तो अगर आप चाहो तो नंबर ऑफ 5 फ्रेम के लिए भी आप एग्जीक्यूट करा के देख सकते हो, 6 के लिए एग्जीक्यूट करा के देख सकते हो और खुद से इवेलुएट कर सकते हो कि रिजल्ट क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना फीफो खत्म हो रहा है और अब जो नेक्स्ट एल्गोरिदम अपना होगा वो देखते हैं।
वो कौन सा है ना। नेक्स्ट वाला एल्गोरिदम हम लोग देखते हैं वो कौन सा है। अब आते हैं नेक्स्ट में अपना ऑप्टिमल एल्गोरिदम। ऑप्टिमल का मीनिंग क्या होता है कि जो इस केस में मिनिमम पेज फॉल्ट दे, है ना, मिनिमम पेज फॉल्ट देने वाला एल्गोरिदम। कैसे वर्क करता है, इसमें रिप्लेस करने की जो टेक्निक होगी, जो कि रिप्लेस द पेज दैट विल नॉट बी यूज्ड फॉर लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम। मतलब वैसे पेज को रिप्लेस करेंगे आप जिसका प्रोसेस सबसे दूर में रेफरेंस जनरेट किया है ना। तो यहीं पर ये आ जाता है इसका क्वेश्चन मार्क कि आप कैसे पता करोगे कि प्रोसेस का फ्यूचर में किस तरह से रेफरेंस स्ट्रिंग जनरेट कर रहा है। तो हम लोग इसको एक्चुअल इम्प्लीमेंट तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम लोग ये बता सकते हैं कि क्या हो सकता है ना। स्टडी करने के बाद अगर हम किसी एल्गोरिदम को डिजाइन करते हैं तो बेसिकली उसके इवेल्युएशन को टेस्ट करने के लिए या उसके परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करने के लिए हम ऑप्टिमल एल्गोरिदम का यूज करते हैं। तो ऑप्टिमल हमें देगा क्या, बेस्ट परफॉर्मेंस देगा, लेकिन हम लोग इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं, है ना। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये बात करता है कि प्रोसेस के रेफरेंस का फ्यूचर को देखने की बात करता है कि प्रोसेस कौन कौन सा पेज जनरेट करेगा। ये आप पहले से ही बता दो कि किस सीक्वेंस में वो पेज की डिमांड करेगा, है ना, जो कि पॉसिबल नहीं है। आप पहले से नहीं बता सकते हो कि एग्जैक्ट किस किस पेज का रिक्वायरमेंट रहेगा प्रोसेस को। इसके वजह से हम लोग इसको इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, लेकिन ये रिजल्ट बहुत सही देगा। ये सबसे कम नंबर ऑफ पेज फॉल्ट देगा, है ना। जैसे इस एग्जांपल में देखो 9 पेज फॉल्ट दिया है। चलिए इसका देख लेते हैं, वर्किंग देखते हैं कैसे है। ठीक है, सेम रेफरेंस स्ट्रिंग है जो कि FCFS के लिए यूज किया था हम लोगों ने। उस केस में कितना था नंबर ऑफ पेज फॉल्ट, 15 हो गया। तो इस केस में देखते हैं कि कितना है नंबर ऑफ पेज फॉल्ट। इसमें सबसे पहला 7 आया, 7 फिल हो गया। फिर 0 आया, खाली है, 0 फिल हो गया। फिर 1 आया, खाली था, 1 आ गया। ठीक है, यहाँ तक तो कोई इशू नहीं है, खाली था, तीनों का तीनों फ्रेम इसके लिए खाली था, सब में एलोकेशन हो गया तीनों लॉजिकल पेज का। अब जैसे ही 2 आता है तो 2 जब रेफरेंस यहाँ पर आता है कि अब हमें पेज नंबर 2 चाहिए, तो पेज नंबर 2 तो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, यहाँ पर अवेलेबल है 7, 0 और 1। तो 7, 0, 1 में से हम किसको रिप्लेस करेंगे, तो इसको देखने के लिए हम जाएंगे इसके फ्यूचर में। इसके फ्यूचर में जाकर देखेंगे कि 7, 0, 1 में से कौन सबसे बाद में रेफरेंस हुआ है। मतलब जो सबसे बाद में रेफरेंस हुआ है इसका मतलब उसको सबसे बाद में जरूरत है ना, तो हम उसको हटा दे सकते हैं। ठीक है, तो बेटर कैंडिडेट है उसके कंपैरिजन में जिसका पहले जरूरत पड़ रहा है। तो सिंपल सा फंडा इसका है कि जिसकी सबसे बाद में जरूरत पड़ रही है हम उसको हटा देंगे जरूरत पड़ने पे। ठीक है, तो इसके 2 के लिए देखते हैं। 2 की जरूरत है यहाँ पे, 2 यहाँ पे नहीं मिल रहा है, तो 7, 0, 1 में से किसी एक को रिप्लेस करना होगा। तो रिप्लेस करने के लिए आते हैं, देखते हैं 0, 0 तो तुरंत यूज हो जाता है, इसको नहीं हटा सकते हैं। फिर इसके बाद देखते हैं, ऐसे बढ़ते बढ़ते जाते हैं, बोलते हैं हाँ 1, 1 भी यूज हो गया है, 1 को भी नहीं कर सकते हैं। तो कौन सा है, 7, 7 जो है सबसे दूर में है ना, 7 यहाँ पे आ रहा है। तो 7, 0, 1 में से 7 सबसे दूर में सबसे बाद में यूज होने वाला है, इसलिए हम लोग 7 को रिप्लेस कर सकते हैं। तो 7 को रिप्लेस करके हम लोगों ने 2 से रिप्लेस कर दिया। अब हमारे फ्रेम में आ गया क्या क्या, 2, 0, 1, 7 यहाँ से तो रिप्लेस हो गया, है ना। तो अब उसके बाद वाले पेज के 0 की रिक्वायरमेंट है, तो चलो 0 यहाँ मिल गया। 3 की रिक्वायरमेंट है, तो 3 यहाँ पे नहीं मिल रहा है ना। 3 यहाँ पे नहीं मिल रहा है, यहाँ पे कौन कौन सा है, 2, 0 और 1। तो हम लोग 3 के लिए चेक करते हैं कि 3 जब आएगा तब इन तीनों में से कौन जाएगा। फिर वही सबसे दूर में जिसका यूज होगा, तो 2, 0 और 1 तीनों को देखते हैं। चलो 0 तो यहीं पे यूज हो गया, 2 यहाँ पर यूज हो गया है ना, और 1 जो है सबसे बाद में यूज हुआ है। तो इसका मतलब यहाँ से हम लोग 1 को हटाएंगे, इस 1 को हटाएंगे। तो इस 1 को हम लोगों ने यहाँ पे हटा दिया। तो अब हमारे पास 1 को हटा करके 3 आ गया, तो 3 यहाँ पर आ गया। अब हमारे पास क्या रह गया, 2, 0 और 3। फिर 0 नंबर का रेफरेंस आया, 0 ऑलरेडी अवेलेबल है, कोई चेंज नहीं करना पड़ेगा, कोई फेस फॉल्ट नहीं, किसी का कोई रिप्लेसमेंट नहीं। फिर 4 नंबर का रेफरेंस आ गया,
तो 4 का रेफरेंस आते ही हम लोग फिर 4 के लिए चेक करेंगे, क्योंकि 4 यहाँ पर नहीं है 2 0 और 3 में से। चेक करेंगे कि 2 0 और 3 में से सबसे दूर कौन सा यूज हुआ है। तो 2 और 3 ये दोनों तो यहीं पे यूज हो गया है, 0 सबसे दूर में है, इसमें यूज है ना। 2 0 और 3 में से 0 सबसे बाद में आया है, तो इसलिए 0 को हटाएंगे, 0 को रिप्लेस कर दिया किससे, 4 से। अब हो गया हमारे पास 2 4 3, 2 का रेफरेंस आया 2 मिल गया, 3 का रेफरेंस आया 3 मिल गया, कोई जरूरत नहीं चेंज करने का। फिर से अब यहाँ पर 0 का रेफरेंस आ गया, अब 0 को देखना, 0 तो इसमें है नहीं, 2 4 और 3 है, 2 4 और 3 है। फिर यहाँ पर देखेंगे इसके आगे फ्यूचर में देखेंगे कि इसके बाद 2 4 और 3 में से कौन सबसे दूर में आया है। 3 तो यहीं पे आ गया, 2 भी यहीं पे आ गया है, और इसके बाद 4 का कहीं कोई रेफरेंस नहीं आया है, यानी कि 4 का भी आगे फ्यूचर में यूज होने वाला नहीं है। तो 4 को हम लोग इजीली हटा सकते हैं, तो 4 को हम लोगों ने इजीली हटा दिया यहाँ पे, उसकी जगह पे ये 0 आ गया, है ना। अब हो गया हमारे पास 2 0 3, नेक्स्ट रेफरेंस है 3 का, 3 अवेलेबल है, कोई चेंजेस नहीं, 2 का 2 अवेलेबल है, कोई चेंजेस नहीं। फिर 1 आ गया, अब इस 1 के लिए क्या करना है, फिर रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा किसी को, क्योंकि 1 यहाँ पे नहीं है। तो 1 के लिए देखते हैं क्या, 2 0 और 3 में से सबसे दूर में कौन सा यूज होने वाला है। 2 तो यहीं यूज हो गया है, 0 भी यहीं यूज हो गया है, 3 का फ्यूचर में कोई यूज नहीं हुआ है, तो हम लोग 3 को रिप्लेस कर सकते हैं। तो 3 को हम लोगों ने रिप्लेस कर दिया, और यहाँ पे आ गया अपना 1 आ गया, है ना, ये वाला 1 यहाँ से आ गया, 3 रिप्लेस हो गया। अब 2 0 और 1 है हमारे पास अवेलेबल, नेक्स्ट रेफरेंस 2 का मिल गया यहीं पे, कोई पेज फॉल्ट नहीं। नेक्स्ट रेफरेंस 0 का मिल गया यहीं पे, कोई पेज फॉल्ट नहीं। नेक्स्ट रेफरेंस 1 का मिल गया यहीं पे, कोई पेज फॉल्ट नहीं। अब नेक्स्ट जब आता है 7 का, अब 7 पेज के जब रेफरेंस करता है ये, तो देखते हैं यहाँ पर कि हमारे पास तो सिर्फ 2 0 और 1 है, 7 तो है ही नहीं, यानी कि पेज फॉल्ट। तो 2 0 और 1 में से देखेंगे सबसे बाद में कौन यूज हुआ है। सबसे बाद में 0 तभी यूज होने वाला है आगे में, 1 फिर आगे में यहीं पे यूज होने वाला है। तो 2 जो है उसका इसके आगे कोई यूज नहीं है 2 का, हम लोग 2 को रिप्लेस कर देंगे इससे, 7 से रिप्लेस कर देंगे आने वाले पे। इस तरह से हमारा लास्ट में हो जाएगा 7 0 और 1। नेक्स्ट रेफरेंस अब यहाँ पे आएगा 0 0 मिल जाएगा, कोई चेंज नहीं। 1 यहाँ पे है, 1 भी मिल जाएगा, कोई चेंज नहीं। तो इस तरह से अपना ऑप्टिमल एल्गोरिदम वर्क करता है। तो नंबर ऑफ पेज फॉल्ट कैलकुलेट करते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। नंबर ऑफ पेज फॉल्ट इस केस में हो गया कितना, 9 हो गया नंबर ऑफ पेज फॉल्ट, है ना। ऑप्टिमल के साथ प्रॉब्लम क्या है कि ये फ्यूचर पे डिपेंड करता है, फ्यूचर रेफरेंस पे डिपेंड करता है, जो कि हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्टिमल एल्गोरिदम हम लोग थ्योरेटिकली रन कराते हैं और चेक करते हैं कि हमारा एल्गोरिदम कैसा वर्क कर रहा है ना, बेस्ट रिजल्ट से वो कितना वेरी कर रहा है। तो अगर एफसीएफएस की बात करें, सेम स्ट्रिंग के लिए एफसीएफएस ने हम लोगों को कितना दिया था, 15 दिया था, है ना। सेम स्ट्रिंग के लिए एफसीएफएस ने 15 दिया था और ऑप्टिमल ने 9 दिया है। तो डेफिनेटली एफसीएफएस इससे काफी ज्यादा पेज फॉल्ट दे रहा है। अब नेक्स्ट वाले एल्गोरिथम को देखते हैं, इसका वर्किंग देख लिया, ठीक है। सेम एल्गोरिथम को आप लोग रन कराओगे कितने, 4 फ्रेम के साथ एक बार आप लोग रन करा करके अपनी एक्सरसाइज में देखोगे, इसको टेस्ट करके देखोगे कितना पेज फॉल्ट आता है। हम जो टेडेक्स पे फिर अपलोड करेंगे क्वेश्चन, उसमें आप सोल्व करोगे इसको, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट एल्गोरिथम पे, जो कि हमारा प्रोबेबली होने जा रहा है लिस्ट रिसेंटली यूज्ड, LRU। ऑप्टिमल हो गया, हमें अपना LRU, लिस्ट रिसेंटली यूज्ड। ये काफी इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम है, इसको देखना है, काफी अच्छे तरीके से इसको समझने की कोशिश करनी है। अब लिस्ट रिसेंटली यूज्ड, इसका फंडा क्या है, ये देखो इसका फंडा है, ये पास्ट पे वर्क करता है, पास्ट नॉलेज पे, है ना। लिस्ट रिसेंटली यूज, जो यूज हो गया है उसके बारे में देख करके, अंदाज लगा करके उस हिसाब से वो रिप्लेसमेंट करता है। ऑप्टिमल क्या करता था, फ्यूचर के हिसाब से करता था, और एफसीएफएस कोई यूज्ड का नहीं देखता था, वो देखता था जैसे आए हो वैसे, है ना। एफसीएफएस के केस में अगर आप आ भी गए हो और बीच में आपका रेफरेंस हो भी गया फिर से दोबारा, वो भी उसको काउंट नहीं करता था।
लेकिन लिस्ट रिसेंटली यूज क्या करेगा, आपको रिसेंटली यूज भी करेगा। तो डेफिनेटली ये एफसीएफएस से बेहतर वर्क करेगा, क्योंकि हो सकता है कि पेज एक बार फ्रेम में एलोकेशन में आया है और वो दोबारा भी रेफरेंस हो गया है, तिबारा रेफरेंस हो गया, 3 बार रेफरेंस हो गया है, तो लिस्ट रिसेंटली यूज्ड उसको वेटेज देगा और उसको रिप्लेस नहीं होने देगा। लेकिन एफसीएफएस उसको रिप्लेस कर देता था, क्योंकि वो करंट होने वाले सब्सिक्वेंट रेफरेंस को वो नहीं काउंट करता था, कंसीडर करता था। वो सिर्फ ये देखता था कि आप कब आए हो, अगर आप पहले आए हो तो पहले जाओगे। ठीक है, देखते हैं इसका, ये पास्ट नॉलेज पे वर्क करता है, सबसे पहला पॉइंट। और दूसरा इसमें देखो, रिप्लेस द पेज दैट हैज नॉट बीन यूज्ड इन मोस्ट अमाउंट ऑफ टाइम, है ना। ऑप्टिमल बोलता था फ्यूचर में जो सबसे बाद में यूज होने वाला है। लिस्ट रिसेंटली बोलेगा कि हम देखेंगे कि जो पीछे जो सबसे पहले यूज हुआ होगा उसको हटा देंगे, है ना। पेजेस दैट नॉट यूज्ड इन मोस्ट अमाउंट ऑफ टाइम, जो कि काफी देर से यूज हुआ होगा, है ना, जो अभी अभी कभी यूज नहीं हुआ हो सकता है बहुत पहले यूज हुआ होगा। ऐसा सोच सकते हैं कि एक पेज को जैसे हम लोग बोल देंगे कि 10 मिनट पहले यूज किया था, किसी पेज को 20 मिनट पहले यूज किया था, किसी तीसरे पेज को 30 मिनट पहले यूज किया था। तो हम लोग इसको लिस्ट रिसेंटली में हटाएंगे, 30 मिनट वाले को हटाएंगे, है ना। 20 और 10 मिनट वाले को नहीं हटाएंगे, क्योंकि ये सब रिसेंटली यूज है। तो प्रीवियस को देखेगा, जो सबसे पहले यूज हुआ होगा, सबसे पास्ट में यूज हुआ होगा वो। देखते हैं इसका वर्किंग। सेम रेफरेंस स्ट्रिंग है अपना, कोई चेंजेस नहीं है ना, ताकि कंपैरेटिव स्टडी हम लोग कर सकें, इसके लिए सेम रेफरेंस स्ट्रिंग रखा गया है। सेम नंबर ऑफ फ्रेम भी यहाँ पे रखा है, 3 है। देखते हैं उसके साथ वर्किंग करने के बाद कितने पेज फॉल्ट आते हैं। सबसे पहला 7, 0 और 1, ये तीनों के लिए इनिशियल में तीनों फ्रेम खाली है तो तीनों रहेगा। और ये इनिशियल लेवल वाला पेज फॉल्ट सारे एल्गोरिदम में हो रहा है ना, क्योंकि यहाँ पर प्योर डिमांड पेजिंग है। प्योर डिमांड पेजिंग मीन्स हम प्रोसेस की एक भी पेज को बिना उसके रेफरेंस के नहीं लाएंगे, है ना। इसके लिए जो इनिशियल लेवल के जो भी पेज फॉल्ट हो रहे हैं वो सब प्योर डिमांड पेजिंग की वजह से हो रहे हैं, ये ध्यान रखने की बात है ना। तो जैसे ही लेकिन फिल हो जा रहा है उसके बाद एल्गोरिदम अपने रोल में आ रहा है। तो 7, 0 और 1 यहाँ पर अवेलेबल है। और नेक्स्ट जो स्ट्रिंग का रेफरेंस है वो है 2। अब 2 को यहाँ पे लाना है बैकिंग स्टोर से मेन मेमोरी में। तो किसको हटाना होगा, 7 को हटाएं, 0 को हटाएं या 1 को हटाएं। तो हम लोग पीछे की तरफ जाएंगे, देखेंगे कि क्या सबसे पीछे कौन यूज हुआ है। देखेंगे 1, अरे 1 तो इसके पहले अभी अभी यूज हुआ था। 0 भी अभी अभी यूज हुआ था। 7 सबसे पहले यूज किया है, चलो ठीक है 7 को हटा सकते हैं। 7 को हटा करके हम लोगों ने 2 को ले आया यहाँ पे, है ना। अब ये 2 आ गया। अब हमारे पास हो गया क्या, 2, 0 और 1। 0 का आया, 0 यहीं पे मिल गया, कोई पेज फॉल्ट नहीं, कोई रिप्लेसमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं यहाँ पे। ठीक है, फिर 3 आया। जब 3 आया तो सर्च करते हैं क्या है मेरे पास, क्या मेन मेमोरी में, नहीं, 2, 0, 1 है। तो मतलब किसी एक को हटाना होगा, इसी तीनों में से 2, 0 या 1 में से किसी एक को हटाना होगा और उसकी जगह पे 3 को लाना होगा। तो अब इस 3 के लिए हम लोग देखेंगे, यहाँ से पीछे जाएंगे, है ना, यहाँ से पास्ट में जाएंगे, पीछे में देखा 0 अभी अभी यूज हुआ है, 2 अभी अभी यूज हुआ है, 1 इसमें सबसे पीछे यूज हुआ है यार, 1 को हटा सकते हैं, है ना। तो 1 को हटा करके हम लोगों ने यहाँ पे ले आया किसको, इस 3 को ले आया। ठीक, 1 को रिप्लेस करके 3 को यहाँ पे ले आया, 1 से हटा। अब हमारे पास हो गया 203, 0 का रेफरेंस आया, 0 अवेलेबल है। 4 का रेफरेंस आया, 4 अवेलेबल नहीं है। तो 4 के लिए किसी एक को रिप्लेस करना होगा। रिप्लेस करने के लिए हम लोग इसके पास्ट में जाएंगे। पास्ट में जाने पे देख रहे हैं 0 अभी अभी यूज हुआ है तो 0 नहीं हटेगा, है ना। 3 अभी अभी यूज हुआ है तो 3 भी नहीं हटेगा। तो कौन हटेगा, 2 इसके बाद में है, सबसे पहले 2 सबसे बाद में यूज हुआ था, है ना। अगर 2 सबसे पीछे है इस स्ट्रिंग में, मतलब सबसे पास्ट में 2 है, तो 2 को हटा करके हम लोगों ने यहाँ पे 4 को ले आए। अब हमारे पास 4, 0 और 3 रह गया। अब हमारे पास फिर जब 2 के लिए रेफरेंस आ रही है तो 2 का रेफरेंस हम लोग यहाँ पे 2 पेज नंबर नहीं मिल रहा है, तो 2 के लिए हम लोग फिर पीछे जाएंगे, देखेंगे 4, 0 और 3 में से कौन सबसे पास्ट में यूज किया हुआ है। 4 अभी अभी जस्ट यूज हुआ था, 0 उसके बाद यूज हुआ, इसके पहले जस्ट पहले यूज हुआ है, और 3 जो है वो सबसे पास्ट में है ना। 3 सबसे दूर है टाइम में, तो 3 को हम लोग यहाँ पर
3 को रिप्लेस करके उसकी जगह पे 2 लेकर के आएंगे, है ना। अब उसके बाद फिर 3 का रेफरेंस आ गया, है ना। 3 का रेफरेंस आ गया, बोला यार 3 तो अभी अभी था, उसको तो हटाया था, लेकिन हटा दिया तो अब कोई नहीं, 3 के लिए अब आपको फिर से चेक करना पड़ेगा हमारे पास अवेलेबल कौन कौन सा है। इसी में से कोई एक विक्टिम होगा 4 0 और 2 में से। देखते हैं 2 तो अभी अभी जस्ट यूज हुआ है, 4 भी अभी अभी जस्ट यूज हुआ है, लेकिन 0 सबसे बाद में, 0 सबसे मतलब कि टाइम में सबसे पहले, है ना, ये इधर है। तो हम लोग इसमें से 0 को हटा देंगे और 0 को हटा करके उसकी जगह पे किसको लेकर के आएंगे, 3 को लेकर के आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट वाला स्ट्रिंग है 0 का। अब ये 0 का रिक्वायरमेंट कर रहा है, तो 0 तो हमारे पास नहीं है, 0 हमने अभी अभी हटाया था, है ना। 0 हमने अभी अभी हटा दिया है, उसको हटा करके 3 को ले आए, तो अब तो है नहीं। फिर से यहाँ पर देखते हैं कि 4 3 और 2 में से कौन सबसे इधर पहले यूज हुआ था। 3 तो अभी अभी जस्ट यूज हुआ है, 2 भी जस्ट यूज हुआ है, 4 सबसे इधर है, तो हम लोग 4 को हटा करके 0 को लेते हैं। 4 को हटाकर हम लोगों ने 0 ले आया यहाँ पे। अब हमारे पास हो गया 0 3 2। 3 का आया रेफरेंस, कोई दिक्कत नहीं है, 3 यहाँ पर अवेलेबल है। 2 आया, कोई दिक्कत नहीं है, 2 अवेलेबल है। लेकिन जब जैसे ही 1 का आ गया तो फिर उसको आ गया, क्योंकि 1 यहाँ पर नहीं है, इसको रिप्लेस करना पड़ेगा किसी को, है ना। तो 1 के लिए देखते हैं, रिप्लेस करने के लिए विक्टिम किस में से सेलेक्ट करना है, 0 3 और 2 में से। देखते हैं 2 तो अभी अभी जस्ट यूज हुआ है, इसको नहीं हटा सकते हैं। 3 इसके जस्ट पहले है, नहीं हटा सकते हैं। लेकिन 0 जो है वो सबसे दूर में है, 0 इन तीनों में से 0 सबसे दूर में, तो 0 को हटा सकते हैं। 0 को हटा दिया हम लोगों ने, यहाँ पर आ गया हमारे पास 0 को हटा करके 1 आ गया, है ना, 1 आ गया। अब हमारे पास फिर नेक्स्ट 2 का रेफरेंस है, 2 यहीं पे मिल गया, कोई दिक्कत नहीं। 0 0 नहीं मिल रहा है ना, 0 नहीं है, तो फिर 0 के लिए वैसे ही देखेगा, तो उस हिसाब से रिप्लेस करते हुए यहाँ तक जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। सेम सेम फैशन में एल्गोरिथम आगे प्रोसीड करेगा। तो नंबर ऑफ पेज फॉल्ट कॉल कैलकुलेट करते हैं, तो 4 + 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, है ना। सेम रेफरेंस स्ट्रिंग के लिए हमारा FCFS कितना दे रहा था, FCFS जो था वो कितना दिया था, 15 था, है ना। और LRU जो दिया वो 12 दिया, है ना। और ऑप्टिमल जो था वो 9 दिया था, है ना। तो ऑप्टिमल का हम लोग कंपैरेटिव स्टडी के लिए रखते हैं, तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि LRU जो है हमारा वो बेटर एल्गोरिथम है FCFS के केस में। FCFS से ज़्यादा बेटर एल्गोरिथम है अपना LRU, जस्ट रिसेंटली यूज्ड, है ना। अब देखते हैं इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। हमें लिस्ट रिसेंटली यूज्ड को देखना है, मतलब हमें पास्ट में देखना है, इसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। इसको इम्प्लीमेंट करने का, इसको भी एक और है, चलो इसको भी आप लोग 4 फ्रेम के साथ एग्जीक्यूट करना है, 4 फ्रेम के साथ एग्जीक्यूट करके देखना किस तरह से नंबर ऑफ पेज फॉल्ट कितना आता है। अब आती है इसके इम्प्लीमेंटेशन की बात, किसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, है ना। तो डेफिनेटली अब पास्ट को ऑब्जर्व करने की बात कर रहा है, तो यहाँ पे एक स्ट्रेटजी होती है कि हम लोग काउंटर का लगा करके यूज कर सकते हैं, क्लॉक के साथ, CPU क्लॉक के साथ उसका देखेंगे कॉम्बिनेशन, और एक रजिस्टर मेंटेन करेंगे जिसमें काउंटर की वैल्यू क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, है ना। तो जैसे ही कोई पेज रेफरेंस हुआ तो उसकी काउंटर की वैल्यू 0 कर देंगे, और जैसे जैसे नंबर ऑफ रेफरेंस इधर हो रहा है वैसे वैसे उसकी काउंटिंग टाइम बढ़ाते जाएंगे। और फिर से अगर उसका पेज का रेफरेंस हो गया तो उसको फिर से रीसेट कर देंगे। देखते हैं उसको काउंटर के साथ इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, है ना। एक तो इसका काउंटर इम्प्लीमेंटेशन है, आप एक काउंटर मेंटेन कर दो, एवरी पेज एंट्री हैज अ काउंटर, है ना। ईच टाइम द पेज इज रेफरेंस थ्रू दिस एंट्री कॉपी द क्लॉक इनटू द काउंटर। जैसे ही भी रेफरेंस होगा तो इसका क्लॉक की वैल्यू को इसके रजिस्टर में से करस्पॉन्डिंग जो काउंटर हम लोग मेंटेन करेंगे उसमें कॉपी कर देंगे, है ना। और जब प्रोसेस को 15 पेज सेलेक्ट करना होगा, मतलब किसी पेज को सेलेक्ट करना है, तब
हम काउंटर की वैल्यू देखेंगे और काउंटर की वैल्यू में जो स्मॉलेस्ट वैल्यू रहेगा है वो स्मॉलेस्ट वैल्यू को सर्च करेंगे। एंड इसके लिए साथ ही ध्यान में रखना पड़ रहा है कि आपको काउंटर बहुत सारे का मेंटेन करोगे तो टेबल में भी सर्च करोगे, है ना। तो काउंटर के लिए जब हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो LRU की कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो भी बढ़ेगी। तो हम लोग देखेंगे कि जो एल्गोरिदम FCFS से बेटर तो हो रहा है, लेकिन इसके इम्प्लीमेंटेशन में भी कुछ कॉम्प्लिकेशन है, लेकिन फिर भी ये बेटर रिजल्ट देता है। एक और दूसरा इम्प्लीमेंटेशन होता है इसका स्टैक के थ्रू। स्टैक में हम लोग मेंटेन रखते हैं, जैसे जैसे पेज रेफरेंस हो रहा है उसको ऊपर स्टैक के ऊपर आता जाएगा, इस तरह से इसका इम्प्लीमेंटेशन होता है। ठीक है, ये दो इम्प्लीमेंटेशन है इसका। और जो नेक्स्ट एल्गोरिदम है अपना उसकी तरफ आते हैं। बेसिकली आप लोग को इसमें एल्गोरिदम से जो रेफरेंस स्ट्रिंग होती है उससे ही सवाल पूछे जाते हैं बीटेक लेवल पे। एक रेफरेंस स्ट्रिंग देगा और आपको बोलेगा कैलकुलेट द नंबर ऑफ पेज फॉल्ट, फ्रेम का साइज दिया रहेगा और रेफरेंस स्ट्रिंग दिया रहेगा, आपको उसका कैलकुलेट करना होगा। और बेसिक इन्फॉर्मेशन की कैसे वर्क करता है ना। जब आप क्वेश्चन सोल्व कर दोगे तो ऑटोमेटिक हो जाएगा कि आप उसको जानते हो कि ये किस तरह से वर्क करता है। अब एक नेक्स्ट एल्गोरिदम है, इसमें सेकंड चांस एल्गोरिदम बोलते हैं। ये FCFS को ही थोड़ा सा मॉडिफाइड वर्जन है ना। FCFS में इसमें लिंक मेंटेन कर देते हैं हर एक पेज के बीच में और एक रेफरेंस बिट एसोसिएट कर देते हैं। और इसमें देखते हैं कि अगर जब तक हम किसी पेज को डिलीट नहीं करते हैं जब तक उसका रेफरेंस बिट 0 नहीं है, और पेज अगर बीच में फिर से रेफरेंस हो जाता है तो उसके रेफरेंस बिट को 1 करके रखते हैं और हम सेलेक्ट करते जाते हैं कि कौन सा इसमें है। जैसे देखो इसमें है ना, इस तरह से मेंटेन किया हुआ है रेफरेंस पेज, हर एक पेज के साथ रेफरेंस बिट मेंटेन किया हुआ है 0 0 1 0 0 0, है ना। और सिलेक्शन सबके बीच में लिंक स्टैब्लिश किया हुआ है लिंक लिस्ट के थ्रू, और एक सर्कुलर लिंक लिस्ट है। तो रेफरेंस बिट का मतलब है कि जब ये पेज आया था मेमोरी में पहली बार वही रहा है उसी तरह से, बीच में इसको कोई रेफरेंस की जरूरत, बीच में इसको रेफरेंस नहीं किया गया है, तब इसका रेफरेंस बिट जस्ट 0 का 0 ही है। और 1 है जिसका मतलब उसका उसमें देखता है कि हमारा जो पेज जो आया था फ्रेम में मेमोरी में उसको उसके बाद में भी रेफरेंस किया गया है ना। मतलब ये सेकंड बार इसको कभी रेफरेंस किया गया है, इसके लिए उसको 1 कर देते हैं। तो जब आप रिप्लेस करने के लिए जाओगे तो वैसे पेज जिसके साथ रेफरेंस बिट जिसका 1 किया हुआ रहेगा तो वैसे पेज को हम लोग रिप्लेस नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वैसे पेज में पॉसिबिलिटी है कि अभी अभी जस्ट दोबारा इसको यूज किया गया है, तो हो सकता है फ्यूचर में ये यूज हो, है ना। तो इसीलिए सेकंड चांस एल्गोरिथम इसको बोलते हैं कि इसको एक बार नहीं, इसको एक और चांस देंगे। ठीक है, और जैसे ही आपने देखा कि इसको रिप्लेस करना था लेकिन इसका रेफरेंस बिट 1 है तो हम लोग इसको नहीं डिलीट करेंगे, तो इससे आगे जाएंगे। तो इससे आगे जाने से पहले हम लोग इसके रेफरेंस बिट को 0 कर देंगे, है ना, क्योंकि आपको एक चांस और मिल गया है। फिर आगे देखेंगे, फिर इसके लिए देख रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं तो इसके लिए भी 1 ही रेफरेंस बिट, तो हम इसको नहीं रिप्लेस करेंगे, हम इसको भी छोड़ देंगे। लेकिन यहाँ से जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो इसके रेफरेंस बिट को भी हम लोग 0 कर देंगे, जैसे कि यहाँ पे हम लोग ने देखा है। ठीक है, उसके बाद इसी तरह से आगे प्रोसीड करते जाएंगे। जब नहीं मिलेगा तो फिर लास्ट में फिर से ऐसे घूम करके आएंगे, पहले में फिर देखेंगे जिसका 0 मिलेगा उसको ही रिप्लेस करेंगे, फिर घूम कर आएंगे। सर्कुलर की चूंकि मेंटेन है, तो ये FCFS का ही इनहेंस्ड वर्जन है ना। अब आप लोग इसमें सोचना कि कब ये एल्गोरिदम सेकंड चांस एल्गोरिदम किस सिनेरियो में, किस सिचुएशन में ये एग्जैक्टली FCFS की तरफ बिहेव करने लगेगा। ये आप लोगों के लिए सोचना थोड़ा सा इसको, और देखना सोचकर किस सिचुएशन में ये वर्क करेगा कंप्लीटली FCFS की तरह। एक और इनहेंस्ड इसमें है, सेकंड चांस एल्गोरिथम का इनहेंस्ड वर्जन है, जिसमें हम लोग बोलते हैं कि सिर्फ एक नहीं दो ऑर्डर्ड पेयर बनाते हैं, एक तो रेफरेंस का और दूसरा इसके मॉडिफाई का, कि ये कब पेज मॉडिफाई हुआ था या नहीं हुआ था, है ना। हम लोगों ने देखा कि जो पेज मॉडिफाई होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डर्टी पेज बोलते हैं, मतलब उस पर समथिंग राइट ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है। तो वैसे सारे डर्टी पेजेस को हमें क्या करना है कि दोबारा यूज होने से पहले उसको ऐसे भी हमें कहाँ पे कॉपी करनी है, बैकिंग स्टोर में कॉपी करनी है, ताकि
हमें दोनों में बैकिंग स्टोर की कॉपी और मेन मेमोरी की कॉपी दोनों कंसिस्टेंट बना रहे हैं, है ना। जैसे कि कोई यहाँ पर जैसे कोई मेन मेमोरी में मेन मेमोरी में उसका पुराना वाला वर्जन है, नया जब मेन मेमोरी में एक वर्जन है और एक बैकिंग स्टोर में वर्जन है ना। तो ऐसा हो सकता है कि चलो आते हैं डायग्राम इसमें देखते हैं, इसमें ज़्यादा क्लियर से हो जाएगा किस तरह से। जैसे सपोज करते हैं कि ये डायग्राम है ना, तो जैसे कोई एक ये पेज है अपने यहाँ पर, इसमें मैं खुद से बना रहा हूँ, इसमें आप लोग इसी को देखना। जैसे सपोज करो कि ये कोई यहाँ पर पेज है ना, और इसकी कॉपी यहाँ पर बैकिंग स्टोर में अवेलेबल। और अगर ये इस पेज पे कुछ राइट ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है, मान लो कि इसमें हमने कुछ राइट ऑपरेशन परफॉर्म किया है, है ना, और इसका करस्पॉन्डिंग कॉपी यहाँ पर था, तो यहाँ पर तो ये ओरिजिनल है, इसको यहाँ पर लाया गया, इस पर राइट ऑपरेशन परफॉर्म किया गया, तो ये जरूरी हो जाता है कि इसको दोबारा रेफरेंस किया जाए, उसके पहले हम इसको यहाँ पे कॉपी कर दें, है ना, ताकि जो भी चेंजेस यहाँ पे किया गया एग्जीक्यूशन के दौरान वो यहाँ पे बैकिंग स्टोर में रिफ्लेक्ट हो जाए, यानी कि दोनों को कंसिस्टेंट बनाना है। तो इसके लिए ही हम लोग बोलते हैं कि जो भी जिस पे भी राइट ऑपरेशन परफॉर्म हो गया है, यानी कि जो डर्टी पेज है उसको हमें बैकिंग स्टोर में राइट करना है ना। तो जब हम यहाँ पे विक्टिम पेज का सिलेक्शन करते रहते हैं कि किसको हमें यहाँ पे हटाना है इस पेज को, तो हमारे लिए बेस्ट कैंडिडेट कौन सा होगा, हमारे लिए बेस्ट कैंडिडेट वही है जिसके अंदर राइट ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है, क्योंकि इसको हमें वैसे भी हटाना है, इसको हम लोग वैसे भी यूज नहीं कर सकते हैं, तो क्यों नहीं हम इसको विक्टिम के रूप में ही सेलेक्ट करके हटा दे, तो अपना आयु कम हो जाएगा, है ना। और जिस पे राइट ऑपरेशन नहीं परफॉर्म हुआ है, अगर आप उसको हटा देते हो तो आपको इधर फिर से आयु करने की जरूरत नहीं है, ये भी ध्यान रखने वाली बात है ना। दोबारा इसको कॉपी करने की जरूरत सिर्फ वैसे ही पेज की है जिसपे राइट ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है। ये इसलिए भी जरूरी है कि हमें पेज की कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है दोनों कॉपी की, ठीक है। तो यहाँ पर वही जो अपना एल्गोरिदम अभी डिस्कस कर रहे थे, नेक्स्ट वाला जो एल्गोरिदम है उसको हम लोग अभी देख रहे थे। हाँ, इस केस में जो हम लोग देख रहे थे एनहेंस्ड वाला में, तो मॉडिफाई वाला वही कि हम लोग मॉडिफाई जो हुआ है उसको भी कंसिडरेशन में लें, है ना। रेफरेंस तो ले ही कंसिडरेशन में कि जो भी अभी यूज हुआ है, प्लस साथ ही साथ अगर देख लें कि कोई मॉडिफाई वाला भी है क्या, अगर वो मॉडिफाइड भी है और रेफरेंस भी हुआ है तो उसका दोनों का कॉम्बिनेशन लेकर के चलेंगे, है ना। तो वही उसी के कॉम्बिनेशन के अनुसार बनाएगा 0 1 0 1 1 0, और उसके अनुसार देखेंगे। तो 0 0 का मतलब है कि नाइदर रिसेंटली यूज्ड नॉर मॉडिफाई, तो ये बेस्ट पेज है गया सिलेक्शन के लिए रिप्लेस करने के लिए, कोई रेफरेंस अभी यूज ही नहीं हुआ है ये, है ना, तो इसको हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। नॉट रिसेंटली यूज्ड बट मॉडिफाइड, ये रिसेंटली यूज नहीं हुआ है लेकिन मॉडिफाई हो गया है, तो मॉडिफाइड है तो हम लोग ऐसे भी इसको रिप्लेस करना ही पड़ेगा, इसको रिप्लेस कर सकते हैं, ये भी कैंडिडेट हो जा सकता है। और ये है, ये कैसा है, रिसेंटली यूज्ड बट क्लीन, ये रिसेंटली यूज्ड हुआ है लेकिन इसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं हुआ है, तो ऐसे में देखना है कि हो सकता है कि ये दोबारा भी यूज हो सकता है। तो इस तरह से कॉम्बिनेशन बना करके इनहेंस्ड एल्गोरिदम, अब देखो डिफरेंट डिफरेंट परमुटेशन करके उसको परफॉर्मेंस को इनहेंस करने की कोशिश की गई है, और डिफरेंट डिफरेंट एल्गोरिदम उसके हिसाब से प्रपोज किया गया है। तो और जो कोई एल्गोरिदम इधर उधर आपको मिले दिखे हो, आप उसकी स्टडी कर सकते हो। तो बेसिक फंडा यही है कि कैसे उसको हटाना है, हटाते वक्त क्या ध्यान रखना है, कि विक्टिम पेज का सिलेक्शन किस तरह से करना है कि परफॉर्मेंस डिग्रेड नहीं हो, ठीक है। इसके आगे आते हैं फ्रेम एलोकेशन, ये तो हम लोगों ने देख लिया है। ग्लोबल वर्सेस लोकल भी देख लिया था, तो एक बार ग्लोबल वर्सेस लोकल फिर से देख लेते हैं। ग्लोबल का मतलब क्या था कि जो पेज को हम लोग जो विक्टिम पेज सिलेक्शन करें उसमें, तो ये ज़रूरी नहीं है कि जिस प्रोसेस का पेज फॉल्ट हुआ है उसी प्रोसेस से हम लोग हटाएं, हम लोग किसी को भी हटा सकते हैं, है ना। तो और लोकल रिप्लेसमेंट में था कि हम लोग
सिर्फ उसी पेज से, उसी प्रोसेस के पेज को विक्टिम पेज के रूप में सेलेक्ट करेंगे जिस प्रोसेस का रेफरेंस आया है। ठीक है, तो यहाँ पर ही एक इशू आता है, थ्रेसिंग का इशू आएगा, है ना। थ्रेसिंग एक ऐसा फिनोमिना है इसके केस में कि ऐसा होता है कि एक पेज फॉल्ट आया, हम लोग उस पेज फॉल्ट को हैंडल करने के लिए प्रोसेस को हटाते हैं, है ना। जैसे यहाँ पर पेज फॉल्ट आया, यहाँ पे हमें सेलेक्ट करके किसी एक को हटाना होगा, और हटाने के बाद क्या होता है कि जैसे ही हम जिस पेज को हटाए, अगर उसी पेज की बाद में तुरंत रेफरेंस जनरेट हो जाए तो क्या करेंगे, हम फिर उसके लिए किसी दूसरे पेज को हटाएंगे, फिर अगर आगे फिर उसी पेज की रेफरेंस की जरूरत पड़ेगी तो फिर हम उसको हटाने के लिए फिर किसी तीसरे पेज को लेकर आएंगे, है ना। तो इस तरह से ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि हम बार बार हम पेज को ही रिप्लेस करने में बिजी रहते हैं, और हमारा जो सीपीयू है वो पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम या पेज फॉल्ट एल्गोरिदम को ही रन कराने में बिजी रहता है, और वो एक्चुअल प्रोसेस का एग्जीक्यूशन नहीं कर पाता है। तब उस केस में हम बोलते हैं कि ये हमारा सिस्टम थ्रेसिंग हो गया। तो इस केस में ये सिचुएशन आता है। कैसे आता है सिचुएशन हम लोग देखेंगे कि इसमें रिस्पॉन्सिबल होता है आपका ग्लोबल रिप्लेसमेंट स्ट्रेटजी भी, ये इसमें इन्वॉल्व है, प्लस साथ ही साथ इसमें डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग का भी कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है। तो देखते हैं उसका कंपैरेटिव में। तो सिंपल सा इसमें सबसे पहला है लगाना है कि थ्रेसिंग वैसा सिनेरियो है कि जिसमें पेज फॉल्ट काफ़ी बढ़ जाता है और हमारा जो सीपीयू है वो मोस्ट ऑफ द टाइम बिजी रहता है पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम या पेज हैंडलिंग एल्गोरिदम को एग्जीक्यूट कराने में, है ना, और वो एक्चुअल टास्क नहीं परफॉर्म कर पाता है। तो इस केस में हमारा सीपीयू यूटिलाइजेशन काफ़ी लो हो जाता है। तो सीपीयू यूटिलाइजेशन तो अपना लो हो जाता है, लेकिन इस केस में बोलता है कि जो हमारा जो सीपीयू का वर्किंग है वो सीपीयू दिखाएगा कि हाँ सीपीयू बहुत बिजी है ना। सीपीयू का अगर यूजेज देखेंगे तो काफ़ी रहेगा बिजी रैम में, लेकिन एक्चुअल टास्क नहीं होगा, एक्चुअल वो प्रोसेस को एग्जीक्यूट नहीं करा रहा है, बल्कि वो बार बार पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम को एग्जीक्यूट करा रहा है ना। तो इसमें देखते हैं कि ग्लोबल जो रिप्लेसमेंट स्ट्रेटजी है और मल्टी प्रोग्रामिंग वो किस तरह से रिस्पॉन्सिबल है थ्रेसिंग के लिए, है ना। तो यहाँ पर देखते हैं कि अगर हम ग्लोबल स्ट्रेटजी का फॉलो करते हुए यहाँ से पेज को हटाते हैं, तो अगर मान लो कि इसके लिए पेज बी के लिए रेफरेंस आया है और हमने पेज एफ को एफ को हटा दिया, जो कि एफ किसका है, किसी दूसरे प्रोसेस का है ना। तो अब पेज हैंडलिंग एल्गोरिदम में क्या होता था कि जैसे ही आप यहाँ पर जब पेज हटाने के लिए आईओ ऑपरेशन परफॉर्म करते रहते थे, तो आईओ के लिए हम लोग जानते हैं कि सेपरेट प्रोसेसर का यूज होता है ना। तो उसमें जैसे ही आईओ रिक्वेस्ट देता है और उसमें ये बता दिया जाता है प्रोसेस को कि मुझे इतना बिट से इतना बिट तक ट्रांसफर करना है इस पेज को, और उसके बाद सीपीयू क्या होता है अपना नॉर्मल एग्जीक्यूशन करने लगता है, वो किसी दूसरे प्रोसेस को रन कराने लगता है ना। तो अगर यहाँ पर जैसे ही आपने इसके लिए बोला कि हाँ बी को हमें यहाँ पर रिप्लेस करना है, एफ को हम लोग हटा रहे हैं, है ना। तो एफ को हटाने के लिए आप आईओ रिक्वेस्ट डालोगे, तो आईओ प्रोसेसर आपका रिक्वेस्ट तब तक पूरा करता रहेगा, तब तक सीपीयू आपका स्विच हो जाएगा किसी दूसरे प्रोसेस पे, P2 पे वो स्विच हो गया। अब वो P2 को एग्जीक्यूट कराने लगा, है ना, और तब तक आपका आईओ ऑपरेशन इधर कंप्लीट नहीं हुआ है, और जैसे ही ये P2 को एग्जीक्यूट करा रहा है और इसको एफ की जरूरत पड़ गई, तो क्या करेगा, फिर से पेज फॉल्ट इसको हो जाएगा, है ना। तो जब तक आप इधर आईओ ऑपरेशन परफॉर्म करा रहे हो, उसी टाइम इधर प्रोसेस P2 के लिए भी पेज फॉल्ट हो जा रहा है। तो क्या करेगा, ये प्रोसेस P2 आएगा, वो भी डिमांड करेगा कि हमें भी रिप्लेस करना है और मुझे भी आईओ चाहिए। तो ये आईओ प्रोसेसर के पास पहले तो P1 था ही जो आईओ कंप्लीट होने का वेट कर रहा था, अब प्रोसेसर P2 भी आईओ कंप्लीट करने का वेट करने लगा। इस तरह से हो सकता है कि लंबा चेन बन जाए। तो यहाँ पर ये हो जाता है कि जब बहुत सारे प्रोसेस सीपीयू को छोड़ करके इधर आईओ के लिए वेट करते रहते हैं, तब रेडी क्यू में प्रोसेस की संख्या कम हो जाती है। तब अपना क्या सोचता है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, तब अपना शेड्यूलर उधर वो सोचता है कि क्या हमारा तो डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग कम हो जा रही है, हमें और प्रोसेस को मेमोरी में लाना पड़ेगा, हमारा प्रोसेस कम हो गया है। तो इससे क्या करता है वो फिर कोई नए प्रोसेस को ला देता है, और नया प्रोसेस को ला देता है तो फिर से उसके लिए फ्रेम का एलोकेशन होता है, और तो इस तरह से ये प्रोबेबिलिटी धीरे धीरे बढ़ जाती है कि हमारा पेज फॉल्ट का रेट और बढ़ने लगेगा। तो जैसे ही हम डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग इंक्रीज करते जा रहे हैं, तो शुरू के केसेस में तो बढ़ेंगे कि ठीक है परफॉर्मेंस बढ़ेगा,
लेकिन एक ऐसा आ जाएगा कि आप इतने ज़्यादा प्रोसेस ले आए कि अब हर एक प्रोसेस के लिए पेज फॉल्ट हो जा रहा है। तब ये सिनेरियो आ जाएगा कि अपना जो सीपीयू है वो पेज फॉल्ट एल्गोरिदम ही एग्जीक्यूट करा रहा है, बजाय इसके कि वो कोई मेन काम करे। तो इसलिए हम लोग बोलेंगे कि जब डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग बढ़ाने लगते हैं और ग्लोबल रिप्लेसमेंट स्ट्रेटजी यूज करते रहते हैं, तब इस केस में थ्रेसिंग का चांसेस काफ़ी बढ़ जाता है ना। क्योंकि यहाँ पर एक तो प्रोसेस इधर आईओ के लिए वेट कर रहा है प्रोसेस, और आप और नए नए प्रोसेस की सप्लाई करते जा रहे हैं, है ना। तो ये दिक्कत एक आती है यहाँ पर। एल्गोरिदम में ही अपने को लिखा हुआ है ना कि जब वो प्रोसेस आईओ एग्जीक्यूट करता रहेगा तो यहाँ से स्विच होकर के सीपीयू दूसरे के पास चला जाएगा, दूसरा प्रोसेस भी एग्जीक्यूशन करा सकता है। ठीक है, तो थ्रेसिंग का केस में ये ध्यान रखना है कि क्या होता है, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग जैसे जैसे हम लोग बढ़ाते जाते हैं तो एक हद तक सीपीयू यूटिलाइजेशन बढ़ता है, लेकिन उसके बाद काफी तेजी से प्रोसेस कट डाउन होता है ना। यही बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो बहुत सारे प्रोसेस आईओ के लिए वेट करते रहते हैं, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम क्या समझता है कि हमें डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग बढ़ानी है क्योंकि रेडी क्यू खाली हो रहा है ना। तो इसके वजह से इसी कंफ्यूजन के बीच में वो और नए प्रोसेस सप्लाई करता है और प्रॉब्लम को और वो बढ़ा देता है, इसके बजाय कि कुछ घटाए और बढ़ा ही देता है। तो एक इन दोनों के बीच एक रिलेशन है। एक और लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस भी इसमें डिपेंड करता है। लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस का भी रोल देख ही लेते हैं आप। थ्रेसिंग या किसी भी केस में लोकेलिटी बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। अगर किसी भी दो पेज की अगर लोकेलिटी है और हम लोगों ने दो पेज उसको अलॉट करके रखा है तो पेज फॉल्ट कम होगा। अगर दो पेज से कम रखा है तो काफ़ी पेज फॉल्ट होगा, है ना। लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदार होता है। और साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस हम लोग कैसे अचीव कर सकते हैं। तो अगर हम बेटर प्रोग्रामिंग करें तो भी लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस अच्छा अचीव कर सकते हैं। लोडर और कंपाइलर अगर इंटेलिजेंट हो तो भी वो अच्छा लोकेलिटी अचीव कर सकता है ना। वो मॉड्यूल को इस तरह से लोड करे या साइड बाय साइड पेजेस में लोड करे, है ना। या किसी एक लाइब्रेरी जो है तो पूरे लाइब्रेरी को किसी एक ही पेज में लोड करे। ऐसा नहीं कि आधा लाइब्रेरी किसी एक पेज में है, आधा लाइब्रेरी दूसरे पेज में है। ऐसा रहने पे पेज फॉल्ट बढ़ सकता है। तो बोल सकते हैं कि हमारा कंपाइलर और जो लोडर है ये सभी इंटेलिजेंट होना चाहिए, तब हम पेज फॉल्ट को कम कर सकते हैं। डिग्री ऑफ लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस बढ़ा करके, है ना। लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस को इंक्रीज करके हम लोग पेज फॉल्ट कम कर सकते हैं। तो कंपाइलर और इवन प्रोग्रामर पे भी डिपेंड करता है कि प्रोग्रामर भी अगर अच्छे से प्रोग्राम करे तो हम लोग डिग्री ऑफ नहीं, हम लोग लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस को इंक्रीज कर सकते हैं, है ना। जैसे देखा था नहीं, रो मेजर और कॉलम मेजर में अगर हम लोग स्टोरेज करते हैं तो आर्किटेक्चर में देखा होगा आप लोगों ने काफ़ी मतलब हिट रेशियो किस तरह से चेंज करता है। तो यहाँ पर भी आप लोग उस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर ला करके समझने की कोशिश करना। तो जो कॉन्सेप्ट लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस का आर्किटेक्चर में देखा था वही एक्सेक्टली यहाँ पे भी है। यहाँ में पेज के फॉर्म में सोचना है। तो यहाँ पर देखो एक सिंपल सा है, बोलता है कि साइज ऑफ अगर लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस अगर टोटल साइज से ज़्यादा हो जा रहा है तो डेफिनेटली वो थ्रेसिंग अकर होगा, है ना। क्योंकि कभी उसकी डिमांड पूरा नहीं होगा, वो हमेशा पेज फॉल्ट करता रहेगा। तो ये थ्रेसिंग के लिए कंडीशन ध्यान में रखना है। अब लिमिट द इफेक्ट्स बाय यूजिंग लोकल और प्रायोरिटी पेज रिप्लेसमेंट। अगर हम लोकल रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम लगाएंगे, स्ट्रेटजी लगाएंगे, तब यहाँ पर हो सकता है कि हमारा क्या हो, कुछ थ्रेसिंग का इफेक्ट कम हो। लेकिन जब लोकल स्ट्रेटजी भी लगाएंगे हम लोग, लोकल रिप्लेसमेंट स्ट्रेटजी, तो इस केस में भी सिस्टम जो है ना थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। क्योंकि क्या होता है कि जब आप लोकल भी लगाएंगे तो लोकल में जो प्रोसेस P1 है वो अपना पेज आईओ के लिए वेट करता रहेगा। तो जब तक इसका आईओ कंप्लीट नहीं होगा तब तक दूसरा ऐसे भी नहीं कंप्लीट कर पाएगा। तो इससे भी सिस्टम थोड़ा सा डिग्रेड तो होता ही है, लेकिन ये ग्लोबल की तरह थ्रेसिंग काम नहीं करता है। तो वही बोल रहा है कि हम लोग थ्रेसिंग के इफेक्ट को कम कर सकते हैं जब लोकल रिप्लेसमेंट स्ट्रेटजी लगाएं या फिर प्रायोरिटी पेज रिप्लेसमेंट लगाएं। एक जो इसमें मेन पूछा जाता है हम लोगों को देखना है, वो डायग्राम एक है थ्रेसिंग का, वो देख लेते हैं। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है जब थ्रेसिंग पूछा जाए तो उसमें यही 2-3 पॉइंट रखना है कि थ्रेसिंग किसकी वजह से होता है। ग्लोबल रिप्लेसमेंट स्ट्रेटजी की वजह से होता है। डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग इंक्रीज करते जाते हैं हम लोग, तो ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि एक सिचुएशन के बाद हमारा
यूटिलाइजेशन काफ़ी कम हो जाता है ना। जैसे इसमें डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, इस केस में देखिए अपने अगर हम लोगों ने कम रखा है तो सीपीयू यूटिलाइजेशन भी कम है। जैसे जैसे बढ़ाता जा रहा है डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, सीपीयू यूटिलाइजेशन बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, यहाँ पे आया एकदम बिल्कुल पीक पे आया। और उसके बाद जैसे ही हम लोग अब और भी बढ़ा दे रहे हैं डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, तो एक घटने लग रहा है सीपीयू यूटिलाइजेशन। ये किस वजह से घटने लग रहा है? क्योंकि इस पॉइंट पे आकर के थ्रेसिंग होने लगा। थ्रेसिंग मतलब अब इतने ज़्यादा प्रोसेस में पेज फॉल्ट हो रहे हैं कि सारे के सारे प्रोसेस आईओ के पास वेट करते रह जा रहे हैं और अपना सीपीयू है वो बार बार पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम को रन करा रहा है, न कि वो प्रोसेस पे एक्चुअल वर्क कर पा रहा है। तो इस फिनोमेना को, इस पॉइंट को बोलेंगे थ्रेसिंग। इसके बाद का थ्रेसिंग हो गया। तो इसके बचने के लिए हो सकता है या तो आप किसी प्रोसेस को हटा दो, किल कर दो, सेप आउट कर दो या बाहर कर दो, तो भी हम लोग फिर से हम लोग परफॉर्मेंस अचीव कर सकते हैं डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग कम करके, है ना। एक और इसके लिए स्ट्रेटजी लेकर के आते हैं, वर्किंग सेट मॉडल का एक कॉन्सेप्ट है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखते हैं इसको वर्किंग सेट मॉडल में क्या करते हैं। और वर्किंग सेट मॉडल यही बोलता है कि आप जो है ना प्रोसेस का फ्रेम का एलोकेशन आप किस तरह से करो और फ्रेम में पेजेस किस तरह से लाओ, ये इस पे डिपेंड करेगा, है ना। वर्किंग सेट मॉडल एक तैयार करते हैं, हम देखते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम विंडो में कितना नंबर ऑफ पेजेस जो है वो रेफरेंस की स्टडी करना चाहते हैं। जैसे इस केस में बोला कि हमने 10,000 इंस्ट्रक्शन की स्टडी करेंगे, है ना, और उसमें से देखेंगे कि कितने नंबर ऑफ पेजेस किस तरह से उसका रेफरेंस हुआ है फ्यूचर में, और जितने डिफरेंट डिफरेंट पेजेस का रेफरेंस हुआ होगा हम उतना ही फ्रेम इसको एलोकेट करेंगे प्रोसेस को, है ना। तो इससे क्या कवर कर लेगा वो, इनडायरेक्टली वो लोकेलिटी को कवर कर रहा है ना, क्योंकि फ्यूचर में देख रहा है कि कितने नंबर ऑफ पेजेस, डिफरेंट डिफरेंट पेजेस का रेफरेंस किया जा रहा है। हम उतने पेज के लिए इसको पहले से जगह दे देंगे ताकि पेज फॉल्ट नहीं हो पाएंगे। तो यही बोलता है कि डेल्टा का साइज, ये बोल रहा है कि कितने नंबर ऑफ रेफरेंस की आप स्टडी करोगे तब आप अच्छे से प्रेडिक्शन कर सकते हो कि कितने नंबर ऑफ पेजेस आएंगे। तो ये तो साइज पे ट्रेड ऑफ करके उसको स्टडी करेगा कितने हैं। लेकिन इसका जो बेस्ट जो कॉन्सेप्ट है कि हमें वो जो डिमांड, जो डी का जो लोकल ऑफ रेफरेंस जो है आपका लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस जो डी है, वो उसका क्या करेगा, समेशन ऑफ वर्किंग सेट मॉडल। तो टोटल डिमांड फ्रेम की हम लोग वैसे में स्टडी करेंगे कि कितना डिफरेंट नंबर ऑफ पेजेस रेफरेंस किया गया है। जैसे अगर इस केस में बोले कि हम लोग 10,000 रेफरेंस की स्टडी करेंगे और देखेंगे कि उसमें कितने डिफरेंट पेजेस आए हैं, जितने नंबर ऑफ डिफरेंट पेजेस रहेंगे उतना ही हम उसको फ्रेम एलोकेट कर देंगे। इस तरह से हम लोग डिग्री और उसका जो हम लोग डिमांड पेज का अचीव कर सकते हैं लोकेलिटी में, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा ये। ये फिर से वही है कि डी जो अपना है डी ग्रेटर देन होना चाहिए डिमांड पेज में जो लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस हम लोग लोकेट कर रहे हैं वो मेमोरी से ज़्यादा होना चाहिए। अगर डिमांड अगर ज़्यादा हो जाएगा, डिमांड ज़्यादा है फ्रेम का और मेमोरी कम है, तो उस केस में ट्रेसिंग आ रहा है, हम लोग पहले भी देख चुके हैं, है ना। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, प्रोसेस को स्टेप आउट कर सकते हैं तो हम लोग अचीव करेंगे। और वर्किंग सेट का जो कॉन्सेप्ट है वो यही है। जैसे देखिए यहाँ पर जो डेल की जो बात कर रहा था 10,000 इंस्ट्रक्शन, वो इस केस में डेल कितना है, वो हम लोग इतना डॉट डॉट इधर पीछे दिया हुआ है, मतलब इतने नंबर ऑफ रेफरेंस को हम लोग स्टडी करेंगे और देखेंगे कि इतने रेफरेंस में कितने डिफरेंट डिफरेंट पेजेस आए। तो कौन कौन सा डिफरेंट पेज आया है, 2 नंबर का पेज आया है, 6 नंबर का है, 1 नंबर का है, 5 नंबर का है, 7 नंबर का आया है ना। 1 2 5 6 7 यही सारे पेज इतने सारे इंस्ट्रक्शन में हैं, है ना। तो अगर हम वर्किंग सेट टाइम टी1 पे डिसाइड कर रहे हैं तो हम बोलेंगे कि वर्किंग सेट हमारा जो है 2 2 4 5 पेज का है। यही 5 पेज कितने नंबर ऑफ टाइम्स में आए हैं। तो हम अगर फ्रेम का एलोकेशन कर दें टी1 तक के लिए तो 5 फ्रेम हम उसको एलोकेट करेंगे, तब हम पेज फॉल्ट को काफ़ी कम कर सकते हैं। उसी तरह से फिर सम टाइम्स के बाद फिर से हम लोग टी2 के लिए रिवाइज करेंगे, बोलेंगे कि हाँ फिर अब दूसरा जो 10,000 इंस्ट्रक्शन लिया है उसमें सिर्फ 2 ही पेज का यूज हो पा रहा है, तो हम लोग फिर 2 का एलोकेट करेंगे।
इस तरह से वर्किंग सेट मॉडल जो है हमें डिग्री ऑफ वो जो लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस के अनुसार हमें फ्रेम का एलोकेशन करने का परमिशन देता है। तो ये काफ़ी हद तक हमारा जो है वो आपको पेज फॉल्ट को कम कर सकता है और डिमांड पेज की परफॉर्मेंस को बढ़ा सकता है। और इस तरह से एक कॉन्सेप्ट है प्री पेजिंग का, है ना। जैसे हम लोगों ने प्रीवियस में देखा कि शुरू में आने वाले जितने भी रेफरेंस थे, जितने नंबर ऑफ फ्रेम थे, अगर 3 फ्रेम था तो कोई भी हम लोग स्ट्रेटजी लगा रहे थे उसमें एटलीस्ट 3 पेज फॉल्ट तो आ ही रहा था। वो क्यों आ रहा था? क्योंकि इनिशियल लेवल में सबको फिल करना है तो उतने पेज फॉल्ट आएंगे। तो प्री पेजिंग वही बोलता है कि आपको जो प्रोसेस को स्टार्ट करने के टाइम में जितने फ्रेम की जरूरत है ना, उतने फ्रेम को आप लोग एक ही बार में लेकर के आ जाओ। जैसे एक ही बार में 4 फ्रेम की वहाँ पे अगर एलोकेशन है तो चारों फ्रेम में एक ही बार ले आओ 4 पेज को, और तो उससे क्या होगा कि कम हो जाएगा आपका पेज फॉल्ट, है ना। लेकिन इस बात पे डिपेंड करेगा क्योंकि इसमें भी फिर फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने की बात हो रही है कि आप कैसे बोल सकते हो कि शुरू में जो 4 पेज है वो यही चारों पेज आएगा। तो फिर ये इस पे डिपेंड करेगा कि वो कितना हमारा एक्यूरेट है ना। तो यही मैट्रिक्स है, इसमें देखना है कि वो किस तरह से प्री पेजिंग करना हमारे लिए फ़ायदेमंद है कि नहीं। प्री पेजिंग उसी केस में फ़ायदेमंद है जब हम एग्जैक्ट गेस कर सके कि हमारा नेक्स्ट आने वाला जो 4 पे या 5 पे जो भी है वो यही होगा, तभी होगा हमारा प्री पेजिंग अच्छे से। तो ये सिंपल सा ध्यान में रखना है, आप लोग इसका नोट्स बना लोगे अगर चाहोगे। और फिर आते हैं नेक्स्ट पे है जो अपना पेज साइज के बारे में फिर डिस्कशन कि पेज की साइज पे किस तरह से रहेगा। अगर हम पेज साइज बढ़ाएंगे तो लोकेलिटी ऑफ डिफरेंस बढ़ जाएगा, है ना। लेकिन फिर आईओ भी बढ़ेगा और इंटरनल फ्रेगमेंटेशन का भी चांस बढ़ेगा, है ना। टीएलबी इफेक्टिवनेस अगर हम पेज की साइज बढ़ा दें तो बढ़ सकती है। तो ये सारे जो ट्रेड ऑफ के बीच उसका स्टडी करना है कि अगर हम लोग बढ़ा देंगे तो फ्रेगमेंटेशन, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन हमारा बढ़ जाएगा, पेज टेबल की साइज हमारी बढ़ जाएगी, और आईओ ओवरहेड भी बढ़ेगा। जब हमारा पेज बड़ा हो जाएगा तो नंबर ऑफ पेज फॉल्ट लेकिन डिक्रीज हो जाएगा, लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस हमारा इंक्रीज हो जाएगा। टीएलबी का जो साइज है वो इफेक्टिवनेस है, इफेक्टिवनेस टीएलबी की बढ़ जाएगी क्योंकि ज़्यादा हम लोग अगर टीएलबी में 5 पेज रखते थे और पाँचों पेज की अगर हम साइज पेज की बढ़ा दिए, है ना, तो डेफिनेटली टीएलबी का जो रीच है वो बढ़ जाएगा। पहले अगर 2-2 केबी का पेज है और 5 पेज रख रहे हैं तो टोटल 10 केबी ही हमारा टीएलबी का साइज आ रहा है। लेकिन वही टीएलबी रीच में इसको देखते हैं कि अगर हम पेज की साइज बढ़ा देंगे तो हमारा टीएलबी रीच जो है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि टीएलबी रीच में क्या बोलते हैं, टीएलबी का साइज इंटू पेज का साइज। तो पेज की साइज बढ़ाने से हमारा टीएलबी का रीच बढ़ जाएगा, टीएलबी का रीच बढ़ने से हमारा मेमोरी एक्सेस टाइम काफ़ी रिड्यूस हो जाएगा। इसी के लिए आता है दो कॉन्सेप्ट लेकर के कि पेज की साइज हम लोग वेरिएबल भी रख सकते हैं या फिक्स्ड टाइप की पेज की साइज रखें, है ना, या 2 या 3 तरह के पेज साइज को प्रोवाइड करें। तो ये इसमें बहुत सारे हैं इस तरह का, लेकिन हम लोग के अभी बीटेक लेवल पे ज़्यादा कंसिडरेशन इसका नहीं करना है। एक प्रोग्राम स्ट्रक्चर किस बात कैसे डिपेंड करेगा, हम लोग पेज फॉल्ट को वैसे भी कम कर सकते हैं, आर्किटेक्चर में भी देखा होगा इसमें, है ना। j 0 से लेकर के 128 और ये अपना एक अरे को इम्प्लीमेंट कर रहा है, लेकिन अरे में जो डेटा स्टोरेज कर रहा है वो कैसे कर रहा है ना, कॉलम वाइज कर रहा है। ये जे आई है, यहाँ पर आई जे 0 है, तो ये हर एक पेज पे जा करके हर एक पेज में एक डेटा की एंट्री कर रहा है, हर एक पेज का एक एलिमेंट पे एंट्री कर रहा है। तो इस तरह से इसमें पेज फॉल्ट टोटल 128 इंटू 128 हुआ है। लेकिन वही अगर इसमें आई और जे जिस तरह से रो और कॉलम है तो इसमें हर एक रो वाइज डेटा की एंट्री कर रहा है, तो इसमें सिर्फ 128 ही पेज फॉल्ट आ रहे हैं। लेकिन इसमें डेटा की एंट्री कैसे कर रहा है, कॉलम वाइज कर रहा है, तो इसमें पेज फॉल्ट काफ़ी बढ़ गया। यहाँ पर हमें देखना है कि किस तरह से प्रोग्रामिंग पे भी अगर हम लोग फोकस करें तो पेज फॉल्ट को काफ़ी चेंजेस आता है ना। तो एक इंटेलिजेंट प्रोग्रामर अपना चाहे तो पेज फॉल्ट कम कर सकता है। एक और इसमें कॉन्सेप्ट है लास्ट में आईओ इंटरलॉक का। इसमें ये ध्यान रखते हैं कि जैसे हम लोगों ने देखा कि एक प्रोसेस यहाँ पे कहीं पे वेट कर रहा है ना, आईओ के लिए वेट कर रहा है, तब तक दूसरा प्रोसेस आता है। अगर वो उसी पेज को हटाने लगे तब क्या हो जाएगा, तब दिक्कत हो जाएगा। इसलिए बोलते हैं कि जो पेज आईओ में इन्वॉल्व है हम उसको
नहीं हटाएंगे। तो ऐसे पेज को हम लोग आईओ इंटरलॉक बोलते हैं, मतलब इसको लॉकिंग कर देते हैं। पेजिंग में ये एज ए विक्टिम पेज सेलेक्ट नहीं होगा, है ना। तो जनरली इसके लिए क्या करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, डायरेक्ट प्रोसेस टू प्रोसेस आईओ ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करता है। हम जो भी आईओ परफॉर्म करते हैं वो प्रोसेस टू सिस्टम सेलेक्ट करते हैं। जैसे आपने अगर अपने लैपटॉप में 2 पेन ड्राइव लगा के रखा है, और अगर आप कॉपी करते हो एक पेन ड्राइव से दूसरे पेन ड्राइव में कंटेंट को, तो एक्चुअल में वो पहले पेन ड्राइव से सिस्टम में कॉपी होता है, फिर सिस्टम से दूसरे पेन ड्राइव में कॉपी होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम अपने लिए एक आईओ बफर मेंटेन करके रखता है, जिसको कि वो इंटरलॉक करके रखता है कि ये विक्टिम पेज के रूप में सिलेक्शन नहीं हो जाए, नहीं तो काफ़ी मुश्किलें आ जाएंगी। नहीं, एक उसको ट्रांसफ़र करता रहेगा और वहीं पे उसका विक्टिम सेलेक्ट करके अगर उसको हटा दें तो काफ़ी मुश्किल है। तो देखना है इसके लिए कुछ ज़्यादा अभी इस लेवल पे हम लोग को नहीं पढ़ना है, लेकिन जस्ट एज ए टर्म आप लोग इसको ध्यान रखोगे, है ना। आईओ इंटरलॉक हो गया, प्री पेजिंग हो गया, पेज की साइज हो गई, टीएलबी रीच हो गया, तो ये सब की आप लोग स्टडी करोगे। इसके साथ ही ये जो टॉपिक है अपना वर्चुअल मेमोरी का खत्म हो गया, है ना। इसमें जो मेन पॉइंट रहेगा डिस्कशन का वो सब आप लोग करना। पेज की साइज अगर हम बढ़ाते हैं तो वो किस तरह से अफेक्ट करता है, आईओ को किस तरह से अफेक्ट करेगा, वो हमारे नंबर या फिर लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस को किस तरह से वो अफेक्ट करेगा, और डायरेक्टली वो हमारे डिमांड पेजिंग के परफॉर्मेंस को किस तरह से अफेक्ट कर रहा है। तो आई होप कि आप सब लोग अच्छे से इसको समझ गए होंगे, और बाकी नेक्स्ट टॉपिक फिर देखेंगे। ठीक है, इसके लिए इतना ही।